हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैत्री ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन के बारे में। आज हम उसी के पाचन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझते हैं पाचन क्या है। पाचन पाचन वो प्रक्रिया है जिसके तहत जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है या हमारे शरीर के प्रयोग में आती है, उसी को पाचन कहते हैं। अब केवल ऊर्जा ही तो नहीं प्रदान करती, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करती है, प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग में काम करते हैं। मीन्स जो हमारे शरीर में कोशिकाओं की टूट फूट हो गई है, जो कुछ कोशिकाएं डेड हो गई हैं, उन्हें फिर से बनाने के लिए जो कोशिकाएं टूट फूट गई हैं उनके मेंटेनेंस में काम करती हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करती हैं। तो पाचन जो है वो भोजन को के जटिल और कठोर पदार्थों का सरल और कोमल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। और इजी लैंग्वेज में समझने के लिए यही है कि खाना को ऊर्जा में या शरीर में प्रयोग होने के लिए बदलने की जो प्रक्रिया होती है, शरीर के लायक, जो शरीर के प्रयोग हो उस लायक जो बदलने की प्रक्रिया होती है, उसी को पाचन कहते हैं। अब भोजन का पाचन जो होता है वो मानव शरीर में दो तरह से होता है, यांत्रिक और रासायनिक। और इसके लिए हमें कई तरह के अंगों की ज़रूरत होती है, जैसे मुंह हो गया, अमाशय जिसे पेट कहते हैं, लीवर। और ये सारे जो पाचक अंग होते हैं ये सब मिलके एक तंत्र सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो पाचक अंग को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं और तंत्र को सिस्टम कहते हैं। पाचक अंग को डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं और तंत्र को सिस्टम कहते हैं। तो जब ये सारे पाचक अंग मिलके एक तंत्र का निर्माण करेंगे तो उसे पाचन तंत्र कहेंगे। जैसे कि सारे श्वसन ऑर्गन मतलब रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं, सांस लेने वाले ऑर्गन, ये सारे जब मिलके एक तंत्र का निर्माण करते हैं तो उसे रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। उसी तरह जब पाचक अंग सारे मिलकर एक तंत्र का निर्माण करेंगे तो उसे हम पाचक तंत्र कहते हैं। अब पाचन तंत्र के आधार पर पाचन दो तरह से होता है। एक वो जिनमें पाचन तंत्र नहीं होता है तो उनमें अंतःकोशिकीय पाचन होता है, जिसे इंग्लिश में इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। यहाँ हमने उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है ICD। और जिनमें पाचक तंत्र होता है उन्हें बाह्य कोशिकीय पाचन कहते हैं, उसे इंग्लिश में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। यहाँ हमने उसे शॉर्ट फॉर्म में ECD लिखा है। अंतःकोशिकीय पाचन जो है ये पाचन ज़्यादातर एक कोशिकीय जीवों में होता है। इसमें कोशिका द्वारा जो एक कोशिका होती है वो अपने चारों तरफ के द्रव्य को जो उसके कोशिका में अंदर आ सके वैसे द्रव्य को अवशोषित कर लेती है और वही द्रव्य उसके शरीर में लाइसोजाइम द्वारा पचा दिया जाता है, जैसे कि टिनोफेरा, नाइडेरिया और प्लेटीहेल्मिन्थेस और प्रोटोजोन्स। इन सब में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। यहाँ हमने एक एग्जांपल दिया है अमीबा का। अमीबा में एंडोसाइटोसिस जो एक अंगुली की तरह संरचना होती है वो शरीर से उभर कर भोजन को अंदर ले जाने का काम करती है। अब दूसरा पढ़ेंगे बाह्य कोशिकीय पाचन। ये पाचन उन जीवों में होता है जिनमें पाचन तंत्र या आहार नली होता है। ये जिनमें पाचन तंत्र होता है और इसी में आहार नली में एंजाइम्स और पाचक ग्रंथियों द्वारा पाचन बाह्य कोशिकीय पाचन कहलाता है। अब हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं जिन जीवों के पास पाचन तंत्र होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया इंसान, जानवर और कुछ छोटे जीव जैसे मछली हो गई और बहुत सारे जीव हैं जैसे मगरमच्छ। इन सब में पाचन तंत्र होता है। जो बड़े और विकसित जीव होते हैं उन सब में पाचन तंत्र होता है, तो उनमें बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। उनमें पाचन आहार नली और एंजाइम्स और पाचक ग्रंथियों के द्वारा होता है। इनमें यांत्रिक और ये बाह्य कोशिकीय पाचन जो होता है, जिन जीवों में पाचन तंत्र होता है उनमें बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। और बाह्य कोशिकीय पाचन दो तरह से होता है, एक यांत्रिक पाचन और एक रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन की प्रक्रिया को यांत्रिक प्रक्रिया कहते हैं, रासायनिक पाचन की प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। यांत्रिक प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिसमें
खाना तोड़ा फोड़ा कूटा पीसा जाता है, और रासायनिक प्रक्रिया वो है जिसमें उसमें एंजाइम्स और ग्रंथियों से निकलने वाले जो म्यूकस होते हैं वो सब वर्क करते हैं। ये सब रासायनिक प्रक्रिया होती है। ये है आहार नाल। आहार नाल में पाचन। आहार नाल यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक मुख से, आहार नाल जो होता है मानव का, वो मुख से शुरू होकर, मानव का आहार नाल जो होता है वो मुख से शुरू होकर और मलाशय तक फैलता है। ये पूरा आहार नाल जो होता है वो लगभग 30 फीट के बराबर होता है। इस यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन बॉडी में पाचन तंत्र होते हैं, और पाचन तंत्र के दो प्रमुख पार्ट होते हैं, दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला है आहार नाल, दूसरा है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल जो होता है ये मानव शरीर में लगभग 30 फीट लंबा होता है, और ये मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है। जैसे कि हमारा मुख हो गया, ग्रसनी हो गई, अमाशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय, ये सब आहार नाल है। एक आहार नाल किसी एक पार्ट का नाम नहीं है इसके, बल्कि इसके कई पार्ट हैं। जैसे कि यहाँ मुख से लेकर ये अमाशय हो गया, ये है मुख गुहा, ये है फेरिंग्स, ये ग्रासनली, उसके बाद ये है अमाशय, ये है छोटी आंत, ये, उसके बाद इससे ओवरलैप करती हुई ये बड़ी आंत और ये मलाशय, और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ये हमारे शरीर का अवशेष एक अंग अवशेष अंग उन्हें कहते हैं जिनका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है लेकिन फिर भी वो हैं। ये अपेंडिक्स जो होता है वो उन जीवों में, जैसे कि जानवर हैं, गाय भैंस, इन सब में बड़े होते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स में सेल्यूलोज का पाचन होता है और मानव शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। इसलिए ये अपेंडिक्स हमारे शरीर में अवशेष पड़ा एक भाग है, शरीर का बड़ी आंत का एक भाग है। ये यहाँ तक पाचन, इसे आहार नाल कहते हैं। इस आहार नाल में जो हेल्प करने, ये आहार नाल हो गया पाचन तंत्र का एक भाग, और दूसरा होती हैं पाचक ग्रंथियां, जिसमें पहले ये हो गई लार ग्रंथियां, दूसरा ये है लीवर, यकृत, ये भी एक ग्रंथि है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा हो गया पित्ताशय, इसे इंग्लिश में गाल ब्लैडर कहते हैं। ये हो गया पैनक्रियाज, अग्नाशय, और इसमें जो इंटेस्टाइन होती हैं, इनमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं, इसे आंतरिक ग्रंथियां कहते हैं। इतने तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब आहार नाल के प्रमुख अंग जो हमने आपको बताएं, सबसे पहले मुख गुहा, उसके बाद ग्रसनी, मुख गुहा बकल कैविटी, और उसके बाद ग्रसनी के बाद अमाशय, अमाशय के बाद आती है छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय। इन सब को मिला के, ये सब पूरा टोटल मिला के लगभग 30 फीट लंबाई में ये होती हैं, और इन्हीं सबको आहार नाल कहा जाता है। इन्हीं सबको मिला के आहार नाल कहा जाता है। अब पाचन की कुछ प्रमुख ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और आंत्र ग्रंथियां। उसके बाद जो हम पार्ट्स पढ़ लिए, और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स थे उन्हें पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। खाना पचता तो है, उसके भाग हैं, लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले हम भोजन लेते हैं, उसे हिंदी में अंतर्ग्रहण और इंग्लिश में इंजेशन कहते हैं। इंजेशन फूड टेकिंग का प्रोसेस है, जब हम खाना लेते हैं, खाते हैं और चबाते हैं। उसके बाद भोजन का पाचन होता है। फिर उसके बाद जो पाचन होता है छोटी आंत तक, उसके बाद बड़ी आंत से अवशोषण होता है,
अवशोषण के बाद, अवशोषण वो प्रक्रिया है कि जब हमारे शरीर में जो पच गया है खाना, जो हमारे आहार नाल में है, वो हमारे आहार नाल की दीवारों द्वारा खून में अवशोषित कर दिया जाए। खून सोख ले, उससे जो अच्छे पदार्थ हैं, उसमें जो विटामिन्स, मिनरल्स, फिर ये सब ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स, इन सब का जो सोख लेता है, जब खून जब सोखता है, उस प्रोसेस को अवशोषण कहते हैं। उसके बाद जब एसिमिलेशन हिंदी में स्वांगीकरण कहते हैं। इस प्रोसेस ये वो प्रोसेस है जब अब खून सोख लिया जो हमारे शरीर के न्यूट्रिएंट्स थे, अब जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे जीभ में एनर्जी की ज़रूरत है, तो अब हमारी बॉडी में ब्लड जीभ तक लाके एनर्जी पहुँचाएगा सेल्स के थ्रू। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू कैसे एनर्जी या फिर जिस भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है सेल टू सेल कैसे ट्रांसफ़र की जाती है। जिस बॉडी में, जिस पार्ट में जहाँ कोई सेल डेड हो गई होंगी, जिन्हें मरम्मत की ज़रूरत होगी, वहाँ सब अमाइनो एसिड पहुँच के प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो ये होता है एसिमिलेशन का प्रोसेस। उसके बाद कुछ बॉडी में जो हम लोगों ने खाना खाया, उन सब में जो एक्सेस फूड मटेरियल होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं। ये प्रोसेस होता है मल विसर्जन का। उसके बाद ये पढ़ते हैं कि आहार नाल में भोजन के पाचन की क्रिया विधि क्या है, कि मतलब किस तरह से भोजन पचता है, मुख गुहा में जाएगा तो क्या क्या होगा जब भोजन पचेगा। उसके बाद सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पाचन जो होता है वो हमारी बॉडी के केवल ये जो क्षुद्रांत है, इसे इलियम बोलते हैं, ये छोटी आंत का दूसरा भाग है, यहीं तक पाचन होता है। इसके बाद यहाँ से अवशोषण शुरू हो जाता है, एसिमिलेशन, और उसके बाद एक्सक्रीशन। मुख गुहा से लेकर इलियम तक केवल डाइजेशन होता है, पाचन होता है। पहले होता है बकल कैविटी में, उसके बाद अमाशय में, उसके बाद ग्रहणी, उसके बाद क्षुद्रांत में। अब हमारे जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ बहुत सिंपल फूड मटेरियल होते हैं जो कि जिन फॉर्म में हमारे बॉडी में जाके पचने के बाद खाना बनता है पचने के लिए, कभी कभी हम खाना ही लेते हैं, जो खाते पीते हैं वही उसी फॉर्म में होता है, जैसे पानी हो गया, अकार्बनिक पदार्थ, ग्लूकोज और विटामिन। ये बिना किसी रासायनिक और यांत्रिक परिवर्तन के ही, किसी प्रक्रिया के ही आहार नाल में जाके पचकर और रुधिर में मिलकर शरीर को पोषण देते हैं। और जब भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब जटिल पदार्थ लेते हैं तो इनका पाचन तंत्र की यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। उसके बाद हम सबसे पहला टॉपिक था बकल कैविटी में डाइजेशन, इसे पढ़ते हैं। तो बकल कैविटी किसे कहते हैं? बकल कैविटी जो लिप, दांत, गाल, जीभ, इन सब को मिला के जो एरिया है, इसे हम कहते हैं बकल कैविटी। ये आहार नाल का पहला भाग है। सबसे पहले हम समझते इसका, और आहार नाल का पहला भाग है बकल कैविटी, और बकल कैविटी का पहला भाग है होंठ। इसमें गाल भी आता है, लेकिन गाल का अंदर का पार्ट जो होता है ये बकल कैविटी में आता है। गाल का अंदर का जो पार्ट होता है उस पे भी छोटे छोटे स्लेवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनके थ्रू हमारे मुंह में लार बनते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट है होंठ का। होंठ का काम क्या होता है? होंठ का काम होता है बकल कैविटी या आहार नाल के मुख को, आहार नाल शुरू होता है मुख से। जब मुख में ही ढेर सारे इन्फेक्शंस हो जाएंगे तो पूरे आहार नाल में इन्फेक्शन हो जाएंगे, तो उन इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपर पार्ट पे जैसे घर पे गेट लगाया जाता है, उसी तरह आहार नाल पे लिप है। ये लिप हमारे आहार नाल के गेट का काम करता है। ये हमारे आहार नाल या बकल कैविटी को आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद है वेस्टिबुल। वेस्टिबुल क्या है? ये जो हमारे लिप और जबड़े को खींचो, जहाँ सब लोग जो तंबाकू खाते हैं, वो तंबाकू रखते हैं, उस जगह को वेस्टिबुल बोलते हैं। उसके बाद है जबड़ा। जबड़ा जो है, दांत जहाँ स्थित है जिस आधार पे, उसे जबड़ा कहते हैं। जबड़ा हमारे शरीर का सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। उसके बाद है टीथ, और ये जबड़ा हमारे शरीर का सबसे मजबूत पार्ट भी है, और ये हमारे
फेस को एक शेप भी देता है, जिससे ये जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी को एक शेप देने का काम भी जबड़ा करता है। उसके बाद दांत, टीथ का जो इनेमल पार्ट होता है, ये हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है। हार्ड मतलब सबसे कठोर भाग है, और जबड़ा जो है ये सबसे मजबूत पार्ट है, स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आते हैं कठोर और कोमल तालू, कठोर और कोमल तलवा। जब हमारे जीभ में आगे दांत की तरफ आप जीभ ऊपर करिए अपने मुंह में, तो वहाँ जो ऊपर की रूफ, जो छत है मुंह की, वो कठोर है। क्यों? क्योंकि जब हम खाना चबाते हैं तो नीचे जीभ मुलायम है, ऊपर से वो कठोर है, क्योंकि ये दोनों मिलके ये भोजन में, जीभ भोजन में लार मिलाती है, दांत कुचलते हैं, और उस दीवार में, ऊपर की दीवार जो तलवा कठोर है उससे मिलकर पिसते हैं भोजन। और यही जो तलवा है पीछे का कोमल है, उसी पे टॉन्सिल्स हैं। वही टॉन्सिल्स को हिंदी में कहते हैं गलतुंडिका टॉन्सिल्स। ये टॉन्सिल्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी, हमारे मुख को, जो नाक से हमारी बॉडी में गए बैक्टीरिया, वायरसेस, कान से हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरसेस जाते हैं या मुंह से जाते हैं, उन्हें कंठ मतलब कि फेरिंग्स और ग्रास नली में नहीं जाने देता है, ईसोफेगस में जाने से रोकता है। ये इसमें वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम का काम करता है। तो ये जो कोमल तलवा है इसी पे टॉन्सिल्स होते हैं, इसी के पीछे, इसी पर टॉन्सिल्स होते हैं। यही तलवा ही पीछे जाके टॉन्सिल्स के फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद है जीभ। जीभ जो है ये हमारे बकल कैविटी को एक बेस, एक फर्श देने का काम करता है। उसके बाद है यूवुला जो है, इसमें जो लार ग्रंथियां हैं, इसमें भी लार ग्रंथियां होती हैं, और वो हमारे कंठ को, गले को मॉइस्चराइज करने का काम करती हैं। जैसे मुंह को मॉइस्चराइज करने का काम लार ग्रंथियां करती हैं, वो जीभ पे हैं, लिप्स पे हैं, उसके बाद अंदर से जो गाल का पार्ट है उस पे हैं और लार ग्रंथियां, और इस पे यूवुला जो है, इसकी जो लार ग्रंथियां होती हैं वो हमारे कंठ, गले को और ग्रास नली को मॉइस्चराइज करने का काम करती हैं। इससे बहुत देर जब बोलते हैं और ये यूवुला रेस्ट नहीं करने पाता है, या इससे थोड़ी लार ग्रंथियां कम निकलती हैं, तो इसीलिए गला सूखने लगता है। और ये यूवुला हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, लिप हो गया, और जीभ हो गया, दांत हो गए, इन सब का एक और काम होता है जो हमारे बोलने में, हमें कुछ वर्ड जो हैं, जो एक बिना किसी एक पार्ट के हम नहीं बोल सकते हैं, तो ये बोलने में भी, हमारे प्रोनाउंसिएशन में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद इसमें जो बकल कैविटी, आहार नाल का पहला भाग था, बकल कैविटी, मुख गुहा, उसमें, उस मुख गुहा में डाइजेशन में हेल्प करने वाली पाचक ग्रंथि है लार ग्रंथि। अब हम मुख गुहा में दांत और जीभ और लार ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दांत के प्रकार। ये जो दांत होता है ये मानव शरीर में 2 बार निकलते हैं। एक दूध के दांत होते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं, और एक दूध के दांत के बाद जो दांत निकलते हैं उन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। दूध के दांत जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, थोड़े अस्थायी दांत के मुकाबले थोड़े मुलायम होते हैं, और जो अस्थायी दांत निकलते हैं वो थोड़े चौड़े बड़े होते हैं। ये अपनी कार्य संरचना और उत्पत्ति, कार्य मतलब काम का, जो कौन कौन से दांत क्या क्या काम करते हैं, संरचना मतलब इनका फिगर कैसे बनाया गया है, फिगर क्या है इनका, और उत्पत्ति कब निकलते हैं। इनके आधार पर दांत 2 तरह के होते हैं, अस्थायी और अस्थायी। उसमें ये जो प्रीमोलर है ये अस्थायी दांत में केवल होते हैं। अस्थायी दांत 4 तरह के होते हैं और अस्थायी दांत 3 तरह के होते हैं। अस्थायी दांत जो होते हैं वो होते हैं इंसाइजर्स, कैनाइन और मोलर। फर्स्ट मोलर जो होता है वो मिल्क टीथ में निकलता है। उसके बाद फर्स्ट मोलर जब गिरता है तो उसकी जगह पे प्री मोलर आ जाता है, और उसके बाद सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर निकलते हैं। फिर हम आइए नीचे समझते हैं जो मिल्क टीथ।
मिल्क टीथ जो होते हैं उम्र के बाद गिर जाते हैं, और इसका फॉर्मूला है 21 और 23। 21-23 ये मिल्क टीथ का फॉर्मूला है। तो जब मिल्क टीथ होते हैं तो 21-23 का मतलब यहाँ आधे का लिया गया है। जैसे कि 23 में सबसे पहले पीछे से लेते हैं तो 3 मोलर, प्री मोलर होते ही नहीं है, 2 और 1 कैनाइन और 1 इंसेजर्स, ये आधे। ये जो दांत का स्ट्रक्चर है ये अस्थाई दांत का स्ट्रक्चर है। इसका फॉर्मूला होता है 21। अस्थाई दांत का फॉर्मूला होता है 2103 और अस्थाई दांत का फॉर्मूला होता है 2123। और 2123 में ये जो फॉर्मूला ये बनाया गया है कि 2 इंसेजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। 3 मोलर, 2 प्रीमोलर, 1 कैनाइन और 2 इंसेजर्स, ये एक तरफ के 21/23 21/23 ये इसका फॉर्मूला होता है। ये इतने दांत का फॉर्मूला होता है। आगे के जो चौड़े दांत होते हैं और सीधे सीधे होते हैं, इन दांत को कहते हैं इंसाइजर्स। ये नंबर में होते हैं 4 ऊपर और 4 नीचे, ये इंसाइजर्स होते हैं। हाथी में यही दांत ऊपर के इंसाइजर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ के बाहर निकल आते हैं, और चूहों में ये दांत जिंदगी भर इंसाइजर्स जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। इसीलिए चूहे हर जगह कुतरते रहते हैं, क्योंकि जब किसी भी बच्चों का देखो, जब दांत बढ़ता है तो टीसता है तो कुछ हर चीज़ काटते हैं। लोगों को दांत काटने की आदत बहुत हो जाती है बच्चों की जब उनके दांत निकलते हैं, उसी तरह चूहों का भी दांत टीसता है। तो इसीलिए वो हर जगह कुछ ना कुछ जो भी पाते हैं वो कुतरते रहते हैं, क्योंकि उनके दांत जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। और ये कैनाइन दांत जो होते हैं ये हम लोगों में 2 ऊपर 2 नीचे होते हैं। ये खड़े होते हैं और नुकीले होते हैं। ये दांत जो होते हैं ये फाड़ने के काम आते हैं, और इंसाइजर्स जो होते हैं काटने के काम आते हैं। ये कैनाइन मांसाहारी जानवरों में ज़्यादा बड़े होते हैं। उसके बाद प्रीमोलर जो होता है ये भी काटने और चबाने के काम आते हैं, और मोलर ये केवल पीसने के काम आते हैं और चबाने के। जब कोई चीज़ हम इंसाइजर से नहीं करते हैं तो हम उसे थोड़ा साइड में करके काटते हैं, तो कैनाइन और प्रीमोलर ही है जो उसे काट देता है। अब जब दूध के दांत गिरते हैं उसके बाद जो दांत निकलते हैं उन्हें अस्थाई दांत कहते हैं। और इसके बाद जो थर्ड मोलर होता है वो 18 साल के बाद निकलता है। तो उसे हम अक्ल दांत या विजडम टूथ कहते हैं। इन सब का PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं जीभ के बारे में। जीभ जो होता है ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये इसमें हम समझने के लिए समझते हैं कि ये है इसका रूट पार्ट, ये है मिडिल पार्ट और ये है टिप। टिप जो जीभ बाहर निकलती है, जितना जीभ बाहर निकलती है उसे हमने टिप कहा है। जो ये टिप का आगे का भाग होता है यहाँ मीठा का स्वाद आता है, और आगे टिप के बगल जो साइड हैं जीभ के यहाँ नमकीन का स्वाद होता है, नमक का। उसके बाद यहाँ पे खट्टा का स्वाद होता है और यहाँ पे कड़वा का स्वाद होता है। आप कभी कोई कड़वी चीज़ खाओ तो उसे जब तक मुंह में आगे लगा के चाहे टेस्ट करके देख सकते हैं, वो तब तक कड़वी नहीं लगती है जब तक वो एकदम गले के पास, मतलब गले के पास नहीं, टॉन्सिल्स के पास पहुँचने वाली ना हो, क्योंकि कड़वा का स्वाद हमारे टॉन्सिल्स के पास पहुँचने पे ही होता है। और बीच में जीभ में उमामी टेस्ट होता है। उमामी जो है ये एक जापानी शब्द है, इसका मतलब होता है सुखद और दिलकश। उमामी स्वाद जैसे कि मक्खन, दूध, घी, शोरबा, पका हुआ मांस, वो जो फ्राई ना हो, जिसमें मसाला नमक ये सब ना पड़ा हो, उस मांस के स्वाद को उमामी स्वाद कहते हैं। ये हमारे जीभ के बीच में आता है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं जो आहार नाल के मुख गुहा का मदद करने के लिए जो पाचक ग्रंथि थी, स्लेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि के बारे में। वैसे तो हमारे मुंह में 800 से 1000 तक लार ग्रंथियाँ होती हैं, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। 3 बड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, उनके बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। इनमें से
ये है कर्णमूल ग्रंथि, ये पैरोटिड, इंग्लिश में इसे पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, ये दोनों कान के नीचे होती है। ये है पैरोटिड ग्लैंड। और इससे सबसे ज़्यादा जो होता है वो लार, वो पानी, बहुत पतला लार इस पैरोटिड ग्लैंड से निकलता है। इसी में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे एक रोग होता है जिसे गलसुआ या मम्प्स कहते हैं, या गालो बीबी कहा जाता है। उसके बाद ये है अधोहनु। ये जो है ये जबड़े के नीचे स्थित, ये जो जबड़े के नीचे स्थित होती है, नीचे वाले जबड़े के नीचे होती है। और ये है जीवा ग्रंथ। हम जब अपनी जीभ उठाएं और उसके नीचे का लोकेशन इस जीवा ग्रंथि का होता है। इसी लोकेशन की वजह से इसका नाम है जीवा ग्रंथि। लार जो होता है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लार में बलगम, लवण, जल और कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे टाइलिन, म्यूसिन और लाइसोजाइम पाए जाते हैं। लार जो होता है वो भोजन में मिलकर, जब लार हमारे भोजन में मिलता है तब हमें भोजन का स्वाद पता चलता है, और हमारे बीमार होने पे यही लार भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए हमें किसी चीज़ का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो जो रूखे सूखे भोजन होते हैं उनमें मिलकर उन्हें तरल और निगलने लायक बनाता है, जिससे वो आसानी से ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुंच सकें। उसके बाद ये कर्णमूल ग्रंथि, अधोहनु, सबमैंडिबुलर और जीवा ग्रंथ सबलिंगुअल, इसके बारे में मैंने पढ़ाया। अब जो हमने 3 मुख्य रासायनिक पदार्थ बताए हैं लार के, टाइलिन, म्यूसिन और लाइसोजाइम, इसके बारे में पढ़ते हैं। टाइलिन जो है ये भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शर्करा और सुक्रोज में बदल देता है। और अगर यदि टाइलिन बहुत देर तक क्रिया करता रहता है, बहुत देर तक तब क्रिया करता है जब आप भोजन को बहुत देर तक चबाते हैं। तो जब भोजन को आप बहुत देर तक चबाते हैं तो ये टाइलिन जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, और तब हमें भोजन का स्वाद जो है वो मीठा लगने लगता है। ये रिएक्शन के थ्रू हमने समझाया है कि कैसे टाइलिन वर्क करता है। स्टार्च टाइलिन की प्रेजेंस में माल्टोज और सुक्रोज में बदल जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नीचे लाइसोजाइम के बारे में। लाइसोजाइम क्या है? ये हमारे लार में उपस्थित होता है। ये बाहर से आने वाले बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़कर उन्हें ख़त्म करता है। उसके बाद म्यूसिन, ये भोजन को चिकना बनाने का काम करता है, जिससे वो आहार नाल में आसानी से आगे बढ़ सकें। अब हम आहार नाल में अभी तक जो हमने क्रिया पढ़ाई है अलग अलग करके, यांत्रिक और रासायनिक क्रिया, उन सबको एक जगह एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा आहार नाल का सारा वर्क अलग अलग, अब उसे हम एक जगह समराइज करके समझाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम भोजन लेते हैं। भोजन को लेते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर में यांत्रिक पाचन होता है, जिसमें ये हमने समझने के लिए केवल चबाना लिख दिया है। मैस्टिकेशन होता है। मैस्टिकेशन जैसे हमने भोजन को लिया, काटा, तोड़ा, जिसे जो मांसाहारी होंगे वो भोजन को पकड़ेंगे, उसे खींचना पड़ेगा, जैसे चीरना फाड़ना कहते हैं, ऐसे करके खाएंगे। उसके बाद उसे पीसेंगे। इन सारे प्रोसेस को यांत्रिक प्रक्रिया कहते हैं। ये मैस्टिकेशन होगा। उसके बाद उसमें स्लाइवा मिक्स होगी, ये रासायनिक प्रक्रिया होगा। उसके बाद जो हमने खाना खाया था वो जब स्लाइवा में मिक्स हो जाती है पिस कर, तब उस भोजन को, जिसे अभी तक भोजन कह रहे थे, तब उससे हम बोलस कहते हैं। और ये बोलस जो है ये ग्रसनी और ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुंचता है। और अमाशय में जब पहुंचता है बोलस, तो अमाशय में हमारे भोजन का नहीं, बोलस का पाचन शुरू होता है। अब हम अपने आगे के वीडियो में पढ़ेंगे ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय और यकृत और पित्ताशय के बारे में। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।